choke you down just like a pill. हे गाइस एंड वेलकम बैक टू इमॉर्टल हल्क। पिछले एपिसोड में आपने देखा कि हार्पी और हल्क में बहस हो जाती है, इसीलिए हार्पी हल्क को छोड़कर चली गई। एक तरफ अवेंजर्स की टीम उसका इंतजार कर रही है, जबकि हल्क ब्रूस को ढूंढने के लिए वापस हेल में जाने के लिए तैयार हो चुका है। अब आगे गाइस, ये पूरा एपिसोड मैगी एक स्टोरी के तौर पे बता रही है। सबसे पहले हमें फैंटास्टिक फोर का वो रॉकेट दिखाया जाता है जिसके अंदर गड़बड़ी के चलते उन्हें पावर्स मिली थी। मैगी कह रही है वह रॉकेट कोई बॉम्ब नहीं था, वो काउंटडाउन किसी को मारने के लिए नहीं हुआ था। उस साइंटिस्ट ने अपने ही फादर को नहीं मारा था, उसने अपनी प्रेमिका से कोई सीक्रेट्स नहीं छुपाए थे, वह इतनी जल्दी मरना भी नहीं चाहता था। वह आदमी जब एक मॉन्स्टर बना तो सबसे पहले उसने इंसानियत की मदद करने का सुझाव दिया। कई तरीकों से फैंटास्टिक फोर की कहानी एक अजीब कहानी है। 4 मैसेंजर्स अनंत की तरफ जा रहे थे। जब वे लोग वापस आए तब उन्हें साइंटिफिक पावर्स मिली, उनकी एक फैमिली बनी, मुश्किलों से लड़ने का साहस मिला। लेकिन अगर वे लोग मॉन्स्टर्स की तरह दिखाई देते थे तो हमने ही उन्हें अच्छे से नहीं समझा। वे अमेरिका की एक जीती जागती तस्वीर थे। वह रॉकेट उन्हें तारों की तरफ ले गया था। वह एक बॉम्ब नहीं था, लेकिन जो भी धरती पे होता है वैसा कुछ हेल में नहीं होता। हल्क चला और हम उसके साथ चले, बारिशें टपकती हुई उन गलियों में, जो कि ऐसा लग रहा था जैसे कोई सपना हो। मेरा मकसद स्टोरी पता करना था, जैसे कि स्टोरी पता करते ही मुझे कुछ हासिल हो जाएगा और मैं वहाँ से चली जाऊँगी। लेकिन मेरे अंदर का एक हिस्सा मुझे उनके साथ चलने के लिए प्रेरित कर रहा था। जब से एवेंजर्स की हल्क के साथ लड़ाई हुई है तभी से शी हल्क बेन ग्रिम के साथ कॉन्टैक्ट में है। अगर हमें दूसरी डायमेंशन से ब्रूस को बचाना है तो बेन के पास कोई न कोई रास्ता होगा। मैं गुस्सा थी, क्या पता ये एक जाल हो। क्या शी हल्क ये सब नहीं जानती? लेकिन वो जानती थी। वो पहले सुपर हीरोज़ का नेतृत्व कर चुकी है, जहाँ पे हर एक लड़ाई एक गलत फहमी है, जहाँ सही आदमी को सही खबर पहुँचा के हम इस गलत फहमी से बच सकते हैं। मैंने ऐसा संसार पहले कभी नहीं देखा था, लेकिन ये एग्जिस्ट करता है। हल्क ने सिर्फ हाँ में सिर हिलाया। वो जानता था कि वो कहाँ जा रहा है, फिर चाहे कुछ हो जाए। अब जब बैटी जा चुकी है तो हल्क को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, इसलिए वो चलता गया और हम उसके साथ चलते गए। सुपर हीरोज़ के संसार में अगर कोई तुम्हारा घर तोड़ता है तो वे लोग इसे फिर से पहले से अच्छा बनाते हैं, कुछ भी नहीं बदलता। फैंटास्टिक फोर की लॉबी बहुत शानदार थी और शांत भी, जैसे कि एक चर्च शांत होता है। यह आराम से इंतज़ार करने की एक जगह थी। जैसे हम अंदर घुसे, जेनिफर वॉल्टर्स ने एक लंबी सांस छोड़ी। या तो उसकी टेंशन कम हुई होगी या फिर उसके अंदर एक उदासी छा गई होगी। यहाँ आके वो बहुत कुछ कर सकती थी, लेकिन ऐसा कुछ लग नहीं रहा था। हल्क तो यहाँ पे बिल्कुल भी फिट नहीं हो रहा था। उसके मन में कुछ बेचैनी थी, लेकिन फिर भी वो चलता रहा। और तब वो लोग हमारे सामने आए, हमारा ही इंतज़ार कर रहे थे। उनके चेहरों से साफ लग रहा था कि वो फैसला करना चाहते हैं। द सुपर हीरोज। जेनिफर वॉल्टर्स ने अपना हाथ उठाया। एक टाइम के लिए मुझे लगा लो बच गई बैंड। फिर हल्क आगे आया। कमरे के अंदर अफरा तफरी फैल गई। हल्क ने कुछ नहीं कहा, जैसे कि उसके अंदर से गुस्सा निकलकर अवेंजर्स के अंदर जा रहा हो। वह कुछ नहीं बोला, सिर्फ स्माइल किया। वो कमरा एकदम से अशांत हो गया। कैप्टन ने चीज़ों को शांत करना चाहा, लेकिन अब तक गुस्सा बाहर फूट चुका था। हमारे तरफ गुस्से की एक लहर दौड़ती आ रही थी। थोर ने कुछ कहा, लेकिन बाकी सब की आवाज़ों के अंदर मुझे कुछ सुनाई नहीं दिया। हल्क मुस्कुराता रहा। मैं ये नहीं देख पाई कि पहला मुक्का किसने मारा। किसी ने तो मारा ही होगा, लेकिन लड़ाई की शुरुआत हो चुकी थी। शायद इसकी शुरुआत पहले से ही हो चुकी थी। हो सकता है ये लड़ाई हमेशा के लिए चलती रहे। शायद हल्क की हर एक लड़ाई ऐसी ही होती है, शुरुआत से लेकर। गामा बॉम्ब टेस्ट की पहले की रात ब्रायन बैनर एक खूंखार लड़ाई में मारा गया था, जहाँ पे उसकी वाइफ रेबेका की बॉडी दफन थी। उस दिन उसकी बरसी थी। ब्रायन ने ही उसे मारा था। उसने अपने बेटे ब्रूस को कोर्ट में इन सब के बारे में झूठ बोलने के लिए कहा, लेकिन सच सामने आ ही गया। फिर भी उसने अपने आप को पागल घोषित करवा दिया। उसे जेल नहीं हुई। रिकॉर्ड के अनुसार उसकी मौत लूटमार में हुई थी,
लेकिन कब्र के ऊपर जूतों के निशान ब्रूस के जूतों के निशान से मैच करते हैं और वहाँ पे एक प्लास्टिक का स्टार भी मिला था जो कि फैमिली फोटोज के अंदर ब्रूस के गले में लटका हुआ रहा करता। लेकिन पुलिस ने इस एविडेंस को इग्नोर कर दिया। कभी कभी चीजें इस तरीके से भी काम करती हैं और कभी कभी बिल्कुल काम नहीं करती। शायद हर एक फाइट जो हल्क लड़ता है एक जैसी ही होती है। शायद हर एक फाइट जो हल्क हारता है वो भी एक जैसी होती है। जेनिफर ने मुझे बचा रखा था। वो अवेंजर्स में अपने साथियों को रुकने के लिए कह रही थी। वो कह रही थी कि मैं एक रिपोर्टर हूँ, इस तरह लड़के वो मुझे खतरे में डाल रहे हैं। पता नहीं उन्होंने जेनिफर की बात सुनी या नहीं, क्योंकि वहाँ पे पहले ही काफ़ी आवाज़ें चल रही थी, हल्की हड्डियाँ टूटने और वापस से सिलने की आवाज़ें। ये सुनने में बहुत बुरा लग रहा था, जैसे कि सब कुछ ख़त्म हो जाएगा और ऐसा भी लग रहा था कि ये मारपीट कभी ख़त्म नहीं होगी। लेकिन हल्क ने हार नहीं मानी। उसके अंदर किसी चीज़ ने उसे हार मानने ही नहीं दी। ऐसा लगता है कि अगर वे लोग उसे मार भी देते तब भी हल्क नहीं रुकने वाला था, क्योंकि अगर वो रुक गया तो फिर कभी खड़ा नहीं हो पाएगा। पता नहीं मैं उसे माफ़ कर पाऊंगी या नहीं, लेकिन अब मैं उसे काफ़ी अच्छे तरीके से जानती हूँ। क्या बाकी सब भी हल्क को अच्छे से जानते हैं? शायद वो लोग इसलिए हमला कर रहे थे। बैनर ने हल्क को शीशे के अंदर देखा था, लेकिन हल्क खुद एक शीशा है, एक परछाई है जो वापस तुम्हारी तरफ देखता है। और ये लोग गामा पावर्ड नहीं थे। क्या उन लोगों को हल्क एक इन्फेक्शन की तरह लगा? हम कभी नहीं जान पाएंगे। वो आवाज़ें रुक गई। थोर का हैमर नहीं रुका, लेकिन फिर भी वो शांत हो गया। हल्क के चारों तरफ एक फोर्स फील्ड बन गई थी जो कि चौड़ी होती गई। लोगों ने चिल्लाना बंद कर दिया, बिल्कुल चुप हो गए। शायद वो फोर्स फील्ड हल्क के गुस्से को ट्रांसफ़र होने से रोक रही थी, या फिर ये एवेंजर्स को रोक रही थी। हमारे पीछे एक दरवाज़ा खुला। मैंने फैंटास्टिक फोर को सिर्फ टीवी पे देखा था। पास से देखने पर वो अजीब लगते हैं। जब रिचर्ड की बॉडी ने फैलना शुरू किया तो एक अजीब सी आवाज़ आई। जॉनी स्टॉर्म का चेहरा आग में छुपा हुआ था। वो इस आग को शांत नहीं करने वाला था और शू रिचर्ड्स हर तरफ देख रही थी। लाइफ में मुझे पहली बार लगा कि मेरे और शू रिचर्ड्स के अंदर कुछ तो कॉमन है। शायद उनके अंदर कुछ तो अलग था। उनमें से सिर्फ द थिंग एक इंसान की तरह लग रहा था। तुम सब लोगों की दिक्कत क्या है? उसने कहा। दोस्त, क्या इन्होंने तुमको नुकसान पहुंचाया? लेकिन हल्क द थिंग से हाथ नहीं मिलाता। जैसे हम हल्क को साथ लेकर निकल रहे थे, वह कुछ नहीं बोला। सिर्फ बेन ग्रिम कह रहा था, तुम ठीक हो दोस्त, तुम ठीक हो? उसकी आवाज़ मुझे सुनी सुनी सी लग रही थी। मुझे अपने ग्रैंडफादर की याद आने लगी। हम उस बिल्डिंग के और अंदर चलते चले गए। काफ़ी सारे सिक्योरिटी सिस्टम्स को पार किया, जब तक कि हम उस गेट तक नहीं पहुंच गए। द फॉरएवर गेट। यह एक ऐसा पोर्टल था जो तुम्हें वहां ले जाना चाहता जहां भी तुम जाना चाहते हो। बेन ने हमें बताया, फैंटास्टिक फोर के पास ऐसी चीज़ें होना कोई बड़ी बात नहीं है। डॉक्टर रिचर्ड्स ने इसे एक्सप्लेन करने की कोशिश की, लेकिन वो कुछ ज़्यादा ही साइंटिफिक बोल रहा था। फिर बेन ने इसे समझाया, ये गेट हल्क को स्कैन करेगा, हर एक सेल को, और उसका इस्तेमाल करके हमें वहाँ पहुँचाएगा जहाँ हम जाना चाहते हैं। शायद ये हल्क को लीडर तक ना पहुँचा पाए, लेकिन कम से कम ये उसके पास तो पहुँचा ही देगा। शायद इस तरीके से हल्क उस पर सरप्राइज़ अटैक कर सके। हमने हल्क का कुछ कहने का इंतज़ार किया, लेकिन हल्क कुछ नहीं बोला। फिर वो मशीन चालू हुई। हल्क ने गेट के अंदर देखा और गेट ने वापस हल्क के अंदर। जैसे वो मशीन हल्क को पढ़ रही थी, हमें काफ़ी सारी पिक्चर्स दिखाई दी। एक क्षण के लिए हमें 4 चेहरे दिखाई दिए, एक साइंटिस्ट, उसकी वाइफ, एक मिलिट्री मैन और एक टीनेजर। 4 लोगों की एक फैमिली। मैं उनके अंदर प्यार देख पा रही थी। वो कभी एक दूसरे को मारने की कोशिश नहीं करते अगर चीज़ें इस तरीके से नहीं बदलती होती। लेकिन किसी को तो उस रॉकेट को उड़ाना ही था, किसी को तो बॉम्ब बनाना ही था। हल्क ने भी उनको देखा और वह देखता रहा। उसने कुछ कहा नहीं, लेकिन धीरे धीरे हल्क के अंदर एक डर समाता गया। बेन ने आराम से कहा, हम सब तुम्हारी मदद करेंगे, लेकिन इस गेट के अंदर सिर्फ तुम्हें ही जाना होगा। जब तुम इसके अंदर चले जाओगे तो ये गेट बंद कर दिया जाएगा। डॉक्टर रिचर्ड्स के अंदर मायूसी छा रही थी। उसने अपनी पूरी ताकत लगाई थी। हमारे सामने वो लाल प्लाज्मा जल रहा था। इसकी दूसरी तरफ ब्रूस बैनर वेट कर रहा था और लीडर भी। यही थी कहानी, जिस कहानी का मैं एक हिस्सा थी, जो कहानी मुझे अरिज़ोना से यहाँ तक ले आई।
जो मेरी ज़िंदगी तबाह करके मेरी ज़िंदगी बन गई। यह मेरे सारे अनकहे सवालों का जवाब थी। इसलिए मैंने भी कदम आगे बढ़ाया और हल्क के साथ अंदर कूद गई। यह रूल्स तोड़ने के बराबर था, झूठ नहीं कहूँगी। मेरे अंदर कुछ अजीब सा हो रहा था, एक्साइटमेंट भर रही थी। मैं इन सब के बिना ज़िंदा नहीं रह सकती। ऐसा लग रहा था जैसे मैं एक रॉकेट के अंदर बैठी हूँ, लेकिन ये एक रॉकेट नहीं था और जैसा अर्थ पे होता है वैसा हेल के अंदर नहीं होता। तो गाइज़, मैगी भी हल्क के साथ उस पोर्टल में कूद जाती है। इसी के साथ ये एपिसोड ख़त्म होता है। मिलते हैं अगले एपिसोड में इसके आगे की कहानी के साथ।